नमस्कार दोस्तों। आज की इस कहानी के लेखक हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जहां आज भी बिजली के खंभों से ज़्यादा बरगद की जड़ें फैली हुई हैं, वहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ लाती है किस्से। वो किस्से जो नानी दादी की कहानियों में तो होते हैं, लेकिन जिनके डर से बड़े बूढ़े भी कांप उठते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही डर की है। एक ऐसा डर जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, ना कोई आवाज़ थी तो बस एक गंध। एक ऐसी गंध जो सांसों में नहीं, रूह में बस जाती थी। स्वागत है आपका आज की इस खौफनाक दास्तां में, जिसका नाम है हींग का प्रकोप। अगर आप भी रोज़ रात ऐसी ही कहानियाँ सुनते हुए सोना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्मवार्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेके चलता हूँ आपको कहानी की ओर। ये कहानी है गोकुल गांव की। इचामती नदी के किनारे बसा एक छोटा सा भोला बिसरा गांव। गांव के पश्चिमी छोर पर एक जंगल था, घना, पुराना और खामोश। दिन में भी वहां सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी, और उस जंगल के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पीपल का पेड़। गांव वाले कहते थे कि वो पेड़ नहीं बल्कि एक प्रहरी है। उस पर वास था क्षेत्रपाल का, यानी उस जंगल के रक्षक देवता का। लेकिन ये देवता फूल या मिठाई नहीं मांगता था। इसकी भूख अजीब थी, इसे चाहिए थी हींग। हर महीने के एकादशी की रात गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी निताई काका अपनी कांपती हथेलियों में हींग की एक छोटी सी पोटली लेकर उस पेड़ के पास जाते थे। हे बाबा क्षेत्रपाल, हे वन देवता, अपनी हींग स्वीकार करो। गांव के बच्चों को बख्श देना, गाय बछड़ों को दूध देते रहना, हम सब पर अपना प्रकोप मत गिराना। ये लो तुम्हारी हींग। निताई जानता था कि अगर हींग नहीं चढ़ी तो जंगल जाग जाएगा, और जब जंगल जागता है तो इंसान को सुला देता है हमेशा के लिए। लेकिन वक्त बदल रहा था। पुराने ज़मींदार गुजर गए थे और उनकी जगह लेने के लिए शहर से आ रहे थे नए बाबू, बिहारी बाबू। बिहारी बाबू कलकत्ता से पढ़ लिख कर आए थे। विज्ञान, तर्क और मुनाफे की भाषा समझते थे। उनके लिए जंगल का मतलब लकड़ी था और नदी का मतलब सिंचाई। देवता और श्राप उनके लिए अनपढ़ गवारों की बातें थी। उनके साथ उनकी पत्नी सरला और उनका 7 साल का बेटा खोकन भी आया था। अरे जादू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम लोग हर महीने मेरी ज़मींदारी के खाते के 2 रुपये सिर्फ हींग के लिए निकालते हो। 2 रुपये की हींग? अरे इतनी हींग तो पूरे कोलकाता के हलवाई 1 साल में भी नहीं खाते होंगे। छोटे बाप, ये खाने के लिए नहीं है, ये हींग प्रकोप से बचने के लिए है। वो पीपल का पेड़, वहाँ बाबा रहते हैं। अगर एकादशी को हींग नहीं चढ़ी तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो तब होगा जब मैं तुम जैसे काम चोरों की बात सुनूंगा। बाबा? कौन सा बाबा जो हींग का नशा करता है? बकवास, ये सब बंद करो। आज से 1 पैसा भी उस पेड़ पर बर्बाद नहीं होगा। उस हींग के पैसे से मैं अपने खोकन के लिए खिलौने लाऊंगा। नहीं बाबू, ऐसा मत करना। ये ज़मीन आपकी है पर जंगल उनका है। पिछली बार जब आपके दादाजी ने एक भूल की थी तो गांव में हैजा फैल गया था। मत रोकिए इस रस्म को। खामोश, मेरी ज़मींदारी में मेरा हुक्म चलेगा, किसी भूत का नहीं। जाओ काम पर लगो। एकादशी की रात आई। चांद बादलों के पीछे छिपा था। जंगल में सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है। निताई काका और जदू अपने घरों में दुबके डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन हवेली में बिहारी बाबू चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने किस चीज़ को ललकारा है। आधी रात का वक्त था। अचानक हवेली के पीछे बंधी गायें रंभाने लगी। जानवर सबसे पहले महसूस करते हैं कि जो चीज़ इंसानों की आंखों से छिपी होती है, जानवर उसे देख लेते हैं। बिहारी बाबू की नींद खुली। सुनिए सुनिए, उठिए, बाहर बाड़े में क्या हो रहा है? गाय इतनी बुरी तरह से क्यों चिल्ला रही है? बिहारी बाबू नींद में ही कहते हैं, शायद कोई शियार या भेड़िया आया होगा, मैं जाकर देखता हूँ। बिहारी बाबू लालटेन लेकर बाहर निकले। हवा बिल्कुल बंद थी, उमस थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वाड़े की तरफ कदम बढ़ाया, उन्हें एक झटका लगा। कोई आवाज़ नहीं, कोई परछाई नहीं, बल्कि एक गंध। ओह, ये कैसी बदबू है!
जैसे कहीं हजारों मरी चीज़ें सड़ रही हो। रुको, ये तो हींग की महक है। वो महक इतनी तेज थी कि बिहारी बाबू की आंखों से पानी आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वाड़े में क्विंटल भर हींग जला दी हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई हींग, ना कोई पोटली। सिर्फ गायें थी जो हवा में किसी अदृश्य चीज़ को देखकर अपनी आंखें फाड़ कर रही थी, रस्सियाँ तोड़ाने की कोशिश कर रही थी। कौन है वहाँ? जादू, मिताई, ये मजाक किसने किया? अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन हवेली का अंधेरा कम नहीं हुआ। बिहारी बाबू का बेटा खोकन, जो कल तक हंसता खेलता था, आज बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था। उसका शरीर तप रहा था। डॉक्टर को बुलाइए, देखिए इसे क्या हो गया। ये कुछ बोल नहीं रहा, बस छत की तरफ घूरे जा रहा है और इसे कमरे से भी वही अजीब महक आ रही है। उसकी बीवी सरला ने उससे ये कहा। बिहारी बाबू ने कमरे में हवा को सूंघा। वही कंद, हींग की कंद। अब वो वाड़े में नहीं, उनके घर के अंदर घुस आई थी। डॉक्टर आए, दवाइयाँ दी, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। शाम होते होते खोकन बड़बड़ाने लगा। बुखार में खोकन कह रहा था, बाबा, वो पेड़ मुझे बुला रहा है। वो बहुत भूखा है बाबा, उसे खाना दो, उसे खाना दो। बिहारी बाबू कहते हैं, खोकन, तुम ये क्या कह रहे हो? कौन सा पेड़? खोकन कहता है, वही जिसके पास से बदबू आती है। वो कह रहा है उसने मेरा रास्ता रोक दिया, अब वो मेरी सांसें रोकेगा। बिहारी बाबू डर गए थे, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्हें लगा था कि ये सब उस मनहूस पेड़ की वजह से हो रहा है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो ना कोई देवता रहेगा, ना कोई डर। गुस्से में पागल होकर उन्होंने एक भयानक फैसला लिया। जदू, कुल्हाड़ी निकालो, अभी के अभी। आज मैं उस पेड़ की जड़ें उखाड़ फेंकूंगा जो मेरे बेटे को डरा रही है। चलो मेरे साथ। मालिक, ये अनर्थ मत कीजिए, वो देवता का स्थान है। अगर उस पर कुल्हाड़ी चली तो वंश नहीं बचेगा। हटो, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेले जाऊंगा। बिहारी बाबू कुल्हाड़ी हाथ में लिए जंगल की तरफ दौड़े। शाम ढल चुकी थी। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका ही इंतजार कर रहा हो। हर पत्ता, हर डाली उन्हें देख रही थी। जैसे ही वो उस विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा थम गई। पेड़ सामान्य से सादा पड़ा और काला लग रहा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी विशाल सांपों की तरह लिपटी हुई थी, और वहाँ गंध इतनी तेज थी कि बिहारी बाबू को उल्टियाँ आने लगी। जैसे ही कुल्हाड़ी तने पर पड़ी, लकड़ी कटने की आवाज़ नहीं आई। आवाज़ आई जैसे किसी ने गीले मांस पर वार किया हो, और पेड़ से खून रिसने लगा। गहरा, गाढ़ा, लाल खून। ये खून! तभी जंगल की हवा में एक भारी आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ कानों में नहीं, सीधे दिमाग में हथौड़े की तरह बजी। तूने मेरा भोग रोका, अब मैं तेरा भोग लूँगा। तूने मेरी शांति भंग की, अब तू कभी शांत नहीं सोएगा। बिहारी बाबू अपने कुल्हाड़ी फेंक कर वहाँ से भागे। उनके पीछे जंगल हंस रहा था। पेड़ों की सरसराहट किसी पैशाचिक हंसी में बदल गई। बिहारी बाबू घर पहुँचे तो देखा उनका बेटा खोकन अब सांस नहीं ले पा रहा था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। सरला बेहोश पड़ी थी। जदू कोने में बैठा रो रहा था। उस पल विज्ञान हार गया, तर्क टूट गया। बिहारी बाबू समझ गए कि वो किससे लड़ रहे हैं। उन्होंने जादू को झकझोरा। जदू, उठ जदू, हींग कहाँ है? सबसे अच्छी हींग कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मुझे बचा लो जदू। जदू कहता है, बाबू, रसोई में जो सबसे पुरानी हींग है उसे ले जाइए और नंगे पैर जाइए, माफ़ी मांगी, शायद वो मांग जाए। रात के 2 बज रहे थे। बाहर प्रलय जैसा तूफान था। बिहारी बाबू ने एक मलमल के कपड़े में ढेर सारी हींग बांधी। उनका शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन बेटे का चेहरा याद करके उन्होंने कदम बढ़ाए। वो उसी पेड़ के पास वापस गए। इस बार हाथ में कुल्हाड़ी नहीं, प्रार्थना थी। पेड़ अब एक विशाल राक्षस जैसा लग रहा था। बिहारी बाबू घुटनों के बल बैठकर कहता है, हे वन देवता, हे बाबा क्षेत्रपाल, मैं मूर्ख हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मुझे दंड दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारी शरण में हूँ। ये लो अपनी हींग। उन्होंने हींग की पोटली पेड़ की जड़ों में रखी और अपना माथा ज़मीन पर रगड़ दिया। वो घंटों तक वहाँ रोते रहे, बारिश में भीगते रहे। धीरे धीरे हवा का शोर कम हुआ। वो तीखी गंध जो अब जहर लग रही थी, अचानक एक सौम्य महक में बदल गई।
पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें ऐसे टपकने लगी जैसे आशीर्वाद दे रही हो। सुबह जब बिहारी बाबू लौटे तो उन्होंने देखा खोकन अपने बिस्तर पर बैठा पानी मांग रहा था। उसका बुखार उतर चुका था, घर से वो मनहूस साया हट चुका था। उस दिन के बाद गोकुल गांव में बहुत कुछ बदला। बिहारी बाबू ने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया, लेकिन एक नियम उन्होंने सबसे सख्ती से लागू किया। हर एकादशी को, चाहे आंधी हो या तूफान, जमींदार की हवेली में सबसे उत्तम दर्जे की हींग एक सोने की थाली में सजाकर उस पीपल के पेड़ तक जाती थी। और ये काम कोई नौकर नहीं, खुद बिहारी बाबू करते थे। कहते हैं वो पेड़ आज भी वही हैं, और अगर आप कभी एकादशी की रात उस जंगल के पास से गुजरे तो आपको हवा में हींग की हल्की अजीब महक जरूर आएगी। ये याद दिलाने के लिए कि कुदरत का अपना कानून होता है, और जब हम उसकी सीमाओं को लांघते हैं तो वो हमें हमारी औकात याद दिला देती है। आज की कहानी में बस इतना ही। अपने आसपास की हवा को सूंघिए, कहीं आपको भी तो कोई गंध नहीं आ रही। शुभ रात्रि।